अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है क्या? नहीं है ना? चलिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आई ज़रूर थी किसी और काम के लिए, लेकिन मुझे लगा कि मुझे यहाँ एक लेक्चर देना चाहिए और मेरी मन की बात उन्होंने मान भी ली, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और खुशकिस्मती आप लोग की, ये बाद में कहेंगे कि आप लोग को मेरा लेक्चर सुनने को मिला, मतलब ये आप बाद की बात है, ठीक है। तो कल मैंने टॉपिक एक सेलेक्ट किया क्योंकि आजकल हम तदबीर की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, और हमको इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमने सबने BOMS पढ़ा, उसमें जैसे लिखा रहता है नीचे हिजामा कीजिए, फ़स्द कीजिए, है ना। ये हमने BOMS में छोड़ दिया उसको, बस हम देखते गए और हम छोड़ते गए। अमले कई लिखा हुआ है। अब जब आप देखोगे इसके सब मॉडर्न वर्जन्स अवेलेबल हैं। अब जैसे हिजामा, उसका कोई मॉडर्न वर्जन नहीं है। फ़स्द ज़रूर है फ्लेबोटोमी करके, लेकिन एज ए थेरेपी यूज़ नहीं होती फ़स्द, ठीक है। आपको मैं बता रही हूँ एज ए थेरेपी फ़स्द यूज़ नहीं होती, लेकिन यूनानी वाले जैसे अपने डॉक्टर हसन फ़ारूकी साहब हैं हैदराबाद के, हाइपरटेंशन को फ़स्द से पूरा ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से। आप लोग इसको यकीन नहीं मानोगे, आपकी किताबों में लिखा है एक्लेम्शिया का ट्रीटमेंट फ़स्द से कीजिए, ठीक है। एक्लेम्शिया समझ रहे हो ना? एक्लेम्शिया मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान। उस टाइम डॉक्टर्स का ये होता है बच्चे को नहीं बचाना है, माँ को बचाना है हमको। डॉक्टर्स एलोपैथी वाले तो यही कहते हैं कि हमें माँ को बचाना है, बिल्कुल सही है। आपकी किताबों में भी लिखा है कि एक्लेम्शिया के दौरान फ़स्द की जाए, ठीक है। ये भी लिखा है कितना ब्लड निकालना है। अब उससे क्या होगा, ये मैं एक छोटा सा बता रही हूँ जो हमारी चीज़ें लिखी हैं। अब इससे क्या होगा, जो ब्लड दिमाग की तरफ कंजेशन पैदा कर रहा है वो आपने रिलीव कर दिया, कंजेशन ख़त्म, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप सब पढ़े, एक ये छोटी छोटी बताती जा रही हूँ कि इम्तला आपने पूरा पढ़ा है ना। आज की जो दुनिया के ऊपर जो बर्डन है वो सारी डिजीज़ इम्तला से रिलेटेड हैं। जो पूरी दुनिया परेशान है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सब क्या हैं? इम्तलाई बीमारियां हैं, ठीक। इम्तला, आपकी जितनी भी तदबीर हैं ये इसी इम्तला को कम करती हैं, ठीक है ना। डायबिटीज़ इम्तलाई बीमारी है कि नहीं? है ना। हाइपरटेंशन इम्तलाई बीमारी है, ठीक। इस तरह से PCOD इम्तलाई, क्योंकि कहाँ कुछ तो इकट्ठा हो रहा है ना बॉडी में। अब वो इकट्ठा कहाँ हो रहा है? ओवरीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ हम अपने लिटरेचर में जाएं, लिटरेचर को एक्सप्लोर करें, और आज की तारीख में लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तदबीर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसके लिए आपको सेटअप बहुत बढ़िया बनाना है कि वो सेटअप लोगों को अट्रैक्ट करे। आप ये बताओ, लोग स्पा में क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज़ स्पा? तदबीर है ना, पूरी की पूरी तदबीर है। उसमें आपको एरोमा थेरेपी दी जा रही है। हम एरोमा थेरेपी की तरफ झांक के नहीं देखते। लखलखा क्या है? हम उसकी तरफ खोल के भी देखते नहीं, हम पलट के नहीं देखते कि हमारे अतिब्बा ने क्या लिखा। लखलखा में एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है इमीडिएट। आपकी क्लिनिक पे कोई आया जिसको दौरा पड़ा हुआ है, अगर आपने अपनी लिटरेचर पढ़ ली तो आप लखलखा में वो दवाएं रखिए जिनको सूंघाने से उसका सिरा ठीक हो जाए, या दाफ़े तशन्नुज दवाएं, चलो सिंपल, तो वो भी आप लखलखा में रखिए। आप समझ रहे हो क्या हम करते हैं इसमें से कोई चीज़? मैं बोल रही हूँ हम भी नहीं करते, हम भी नहीं करते क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। ये भी चीज़ है, आपको एकदम ओरिजिनल हींग मिलेगी कहीं? बहुत मुश्किल है। हींग इज़ दाफ़े तशन्नुज, अगेन एंटी स्पाज़मोडिक है। हींग भी आप हींग सूंघाइए, काफूर सूंघाइए, अजवाइन खुरासानी सूंघाइए, लेकिन आपको ओरिजिनल लानी पड़ेगी, नहीं तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तदबीर गायनिकोलॉजिकल डिजीज़ के लिए, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ट्यूबल ब्लॉक ठीक होता है, प्रेगनेंसी होती है। एंडोमेट्रियोसिस ठीक कर रहे हैं हम, टाइम लगता है। एंडोमेट्रियोसिस बनने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम ठीक होने में लगता है। कोई भी एंडोमेट्रियोसिस जब वो बन चुकी होती है, एस्टैब्लिश हो जाती है, तब जाकर डायग्नोसिस होती है ना। तो जितना टाइम उसको बनने में लगा उससे ज़्यादा टाइम उसको ट्रीट करने। मॉडर्न वालों के पास कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं एंडोमेट्रियोसिस का। हार्मोन देते हैं ना,
उनके पास हर चीज़ का इलाज हार्मोन, और हार्मोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। हार्मोन इमरजेंसी की चीज़ है ही नहीं। क्या हार्मोन का ट्रीटमेंट आप इमरजेंसी में कर सकते हो? कोई है ही नहीं। लेकिन अगर जिस दिन आपने हार्मोन दे दिया, फिर वो जो भी पेशेंट है हार्मोन डिपेंडेंट ही रहता है थ्रू आउट लाइफ। आपने अगर किसी को भी दे दिया, ठीक है। तो मेरा टॉपिक देखिए, इलाज भी तदबीर इन अमराज़ निस्वा। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा मिलेगा कबालत में, क्योंकि कबालत में हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे ये बैकग्राउंड है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वो डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं हटा दूँ डायरेक्टली तो फिर प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट होता है ना। वो सिर्फ रिवीजन होगी, ये आप लोग के लिए ज़रूरी होगा जानना। चलिए, ये बस एक रिव्यू, ठीक है। आप इसको देखते जाइएगा, क्योंकि एनाटॉमी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कोई भी तदबीर प्रैक्टिस करने के लिए। बिना एनाटॉमी के तदबीर अगर करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और इग्नोरेंस ही है, नॉलेज नहीं होने की वजह से तदबीर फ़ायदा नहीं देती है, ठीक है ना। बहुत सारे मरीज़ मिलेंगे कि हम 1 महीने से मसाज करा रहे हैं या 1 महीने से ये करा रहे हैं, जब तक कराओ तब तक यहाँ से ठीक रहता है वो, बाकी फिर वैसा ही हो गया, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर दिया नहीं। ये थोड़ी सी देख लीजिए सरफेस एनाटॉमी, ठीक है ना। सरफेस एनाटॉमी सबको पता है ना, सब पढ़ के आए हो पूरा। बहुत ज़रूरी है जानना सरफेस एनाटॉमी। और सरफेस एनाटॉमी पेल्विक ऑर्गन्स की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। आप लोग को दिख रही है स्लाइड? चलिए, ये रिलेशंस भी एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिए फटाफट। आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड्स में क्या है, यूट्रस के आगे, यूट्रस के पीछे, ओवरीज की पोजीशन कैसी है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, और सबको पता है। लेकिन क्या होता है, वहाँ तक जाते जाते हम भूल चुके होते हैं। हमने एनाटॉमी पढ़ी होती है सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, ऐसा ही है। और जब हम वहाँ जाते हैं, हम पीवी कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता यूट्रस का फंडस आगे है कि पीछे है। हम पूछते हैं कि मैडम पीवी में देखना क्या है हमको, ठीक है ना। अगर मुझे ये पता है इसकी पोजीशन कैसे है, तो मैं ये देखूंगी कि फंडस मुझे आगे फील होगा जब मैं बायमैनुअल करूँगी। ओके, देख लिया। पीछे रेक्टम है, तो जब भी हम पीवी करते हैं, अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो पीछे हार्ड फील होता है। पेशेंट नहीं बताता है तो भी आपको पता है, और आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। ये मैं किस लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट अगर करनी है तो, ठीक है, हिजामा करना है तो ड्रेनेज कहाँ से होगा, ठीक है, कौन से लिम्फेटिक्स ड्रेनेज करके ले जाएंगे, हिजामा। और अगर वेट हिजामा है वो एक अलग चीज़ है। ड्राई हिजामा में ड्रेनेज इज़ ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू दी लिम्फेटिक्स, और उसके बाद वो उसके पाथवे में आता है जो उसको एक्सक्रीट करेगा। तो इसलिए मुझे ये भी जानना ज़रूरी है कि यूट्रस का ड्रेनेज कहाँ से होता है। लिम्फेटिक्स क्या है, वेस्ट को लेकर जाते हैं। तो अगर मैं ड्राई हिजामा कर रही हूँ तो वेस्ट कहाँ से ड्रेनेज होगा, वो चीज़ है, ठीक है। ये मुझे पता हो कि मैं वेस्ट वाया किडनीज ले जाना चाहती हूँ, वाया एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब GIT ले जाना चाहती हूँ, या वाया मेंसेस, इसमें से किधर से ले जाना चाह रही हूँ। अच्छा, वहाँ पर आर्टरी और वेन्स थी, यहाँ लिम्फेटिक्स, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ तदबीर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ओनली। नहीं तो फिर आप कैंसर की बात करेंगे तो फिर अगेन वो लिम्फेटिक्स की बात आती है, लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ तदबीर। ओके, क्लियर चल रहा है अभी तक? चलिए, अब ये क्या है, इनर्वेशन। इनर्वेशन कब ज़रूरत पड़ती है हमको, से अगर मुझे कोई प्रोसीजर करना है, ठीक है ना, एनेस्थीसिया देना है, उस वक्त की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी हमने कप लगाया, ठीक, और वहाँ मुझे पता है कि इसकी नर्व एंडिंग्स हैं, तो हो सकता है पेशेंट कंप्लेन करे कि मुझे कप लगाने के बाद यहाँ दर्द हुआ, तो मुझे पहले से पता हो कि ये कौन सी नर्व एंडिंग्स जा रही हैं, ठीक है ना। पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मुझे ये करने के बाद मुझे यहाँ दर्द होने लगा, यहाँ दर्द होने लगा। मुझे पता है पहले से, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ कि आप जब करवा के जाओगे तो आपको ये तकलीफ़ हो सकती है, उसको नॉर्मल समझना कि वो हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस ठीक से हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं पहले बता दूँ। ओके, पुडेंडल ब्लॉक देना हो, पैरासर्वाइकल ब्लॉक देना हो, ये अपने प्रोसीजर्स में आता है, ठीक है ना। आप पढ़ोगे, जब अगर आपने डिलीवरी देखा हो या और चीज़ें देखी होंगी तो उसमें आप इसको पढ़ोगे।
अब ये देखो इधर ये वाली नर्व्स है ना, दिख रही है, पुडेंडल। पुडेंडल जब हम एपिजियोटमी देते हैं ना डीप, उसमें भी रहती हैं। ये पेरिनियम, एपिजियोटमी में पेरिनियम की नर्व्स कटेंगी, ठीक है। अब अगर मुझे पेरिनियम में कप लगाने हैं, क्योंकि पेरिनियम में भी कप लगते हैं, उसके एरिया में लगने हैं सैक्रल और लंबर, तो सैक्रल है ये सारे, सैक्रल रीजन है ये, तो मुझे ये भी पता होने चाहिए कि यहाँ पे कौन सी नर्व्स हैं, ठीक है ना। बिना ये सब पढ़े मैं कप ना लगाऊं, बिना ये सब पढ़े मैं फस्त ना करूं। चलिए ये अब एक ये छोटा सा है, ये यहीं पर है पावर पॉइंट, आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। ये समरी है इसकी। अब आप यहाँ देखिए पूरा, ठीक डाउन। ये सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। अगर कोई केस जेनाइटल प्रोलैप्स का है और मुझे तदबीर से ट्रीट करना है, ठीक है ना, तो मुझे ये पता होने चाहिए कि कौन से सपोर्ट अब इसके वीक हुए, तो ये पार्ट बाहर आया, से यूट्रस आया तो कौन से वीक हुए, सिस्टोसील है तो कौन से वीक हुए, रेक्टोसील है तो कौन से वीक हुए। अब इसके अलावा दो और, यूरेथ्रोसील एंड एंटेरोसील, ठीक है ना। तो ये मुझे पता होने चाहिए कि कौन सा लिगामेंट किस पार्ट ऑफ दी जेनाइटल ट्रैक्ट को बांधता है, इसी के अकॉर्डिंग मैं कप लगाऊं। कपिंग से बहुत अच्छी तरह से ठीक होता है यूट्राइन प्रोलैप्स। मैं इसलिए ये आपको मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया कि अब आप लोग अपनी मैडम के अंडर यहाँ पर प्रैक्टिस करो इसको, ताकि पेशेंट्स आपके इसके लिए भी बढ़ें, ठीक। ये आप देख चुके हो, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ है ये भी, ठीक। चलिए अगेन ये सेम चीज़ है, ये सिर्फ क्लियर करने के लिए, ये रिवीजन हो रहा है आप लोग का। आप एनाटॉमी बहुत पहले पढ़ के आए हो, कुछ इसमें हो सकता है एनाटॉमी के बच्चे होंगे, फर्स्ट ईयर के हैं इसमें, हाँ, तो एनाटॉमी वाले बच्चे भी होंगे, तो अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो ये देख लें। ये इसके लिगामेंट्स है जो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरा जो कोर्स पढ़ाया जाता है, आप क्लिनिक में क्या करोगे, कैसे करोगे, इसीलिए पढ़ाया जाता है। क्लास में बैठने के लिए नहीं है, लेक्चर देने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि अगर मैं लेक्चर दे रही हूँ तो मैं भी हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट्स देखती हूँ, आपको सिखाती हूँ। तो हम जो भी कुछ किताबों में पढ़ते हैं उसका अप्लाइड है। अब आप फिजियोलॉजी की समरी देख लीजिए फटाफट, ठीक है। ये फंक्शंस, ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना, बस इन्हीं चार के फंक्शंस हमें चाहिए, ठीक है ना। ये जो दो फंक्शंस हैं ना, ये हमारी पुरानी किताबों में भी लिखे हुए हैं, ये वाले आप जब पढ़ोगे यही दो फंक्शन लिखे हैं, नस्ल को मतलब आगे बढ़ाना और एक वेस्ट को निकालना, दो चीज़ें पूरी। चलिए इसको पढ़िए, इसको एनाटॉमी में पढ़ा सबने, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हिजामा या स्किन की कोई भी डिजीज़ को ठीक करना है, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। डर्मेटोम क्या होता है, पढ़ो ना इसको, देखो पहले क्या है, सबने एनाटॉमी में पढ़ा है ना। और इसी डर्मेटोम के अकॉर्डिंग आपके ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको डर्मेटोम मालूम है तभी आप सही से ट्रीटमेंट कर सकोगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। कुछ समझ में आया डर्मेटोम क्या है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये है डर्मेटोम्स, देखिए इसको, सैक्रल, लंबर रीजन्स देखिए पूरे ये हैं। अब मतलब आपके चेस्ट की बीमारियां भी कपिंग से ठीक होती हैं, हार्ट की भी ठीक होती हैं, नेक की भी ठीक होती है। आप हर चीज़ के लिए हिजामा करते हो, वो कैसे ठीक होती है, इन्हीं डर्मेटोम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कप कैसे काम करता है, सब लोग सोचते होंगे कप कैसे काम करता है। कप इसी के अकॉर्डिंग काम करता है डर्मेटोम्स के, ठीक है। अब डर्मेटोम्स क्या थी, अंदर कहाँ से अटैच थी, विसरल ऑर्गन से, स्पाइनल नर्व से, है ना सारी। तो एक एंड विसरल ऑर्गन से अटैच्ड है और दूसरा एंड स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्किन से, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू स्किन से। तो मैंने स्किन को एक्टिवेट किया, वहाँ से एक्टिवेशन गया ऑर्गन पर। अब से गॉल ब्लैडर को मुझे ठीक करना है तो मैं गॉल ब्लैडर के डर्मेटोम पे मैं कप रखूँ, ठीक है। तो मैंने स्किन को एक्टिवेट किया, वहाँ जाकर वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। सेम वे पीसीओडी के लिए करना है तो उन डर्मेटोम्स पे कप लगाऊं तो स्किन एक्टिवेट होगी, अंदर से जहाँ विसरा से ओवरीज कनेक्टेड है वो वहाँ उसको स्टिमुलेट करेंगे ओवरीज को, ठीक है। यही हो रहा है और कुछ भी नहीं है। जहाँ भी रखोगे तो अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कप को कहाँ रखूँ, ठीक है ना।
ये तो पूरी बॉडी के थे। अब ये देखिए आप, ये आपकी बुक में डायग्राम है, ये बना है ना नॉट बी की बुक में। अब आपको इसमें ऑर्गन्स भी बने हुए हैं कि कौन से ऑर्गन्स किस स्पाइनल नर्व से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। से मुझे किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट देना है, तो मैं वो डर्मेटोम्स के ऊपर कप लगाऊं, ठीक है ना। उस डर्मेटोम्स पे आप सुइयाँ चुभोइए, जो एक्यूपंक्चर है, ठीक, मॉक्सिबस्शन है, चिरोप्रैक्टिस, ये इसी डर्मेटोम पे सारे चलते हैं। आपको डर्मेटोम को बस एक्टिवेट करना है। आप जिस चीज़ से भी करिए, से मालिश करते हैं हम, उन डर्मेटोम्स पे आप मसाज कीजिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम सिर्फ कपिंग, कहीं भी कप लगाते हैं तो नहीं, किसी को अपने आप टारगेट पे लग गया तो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, जिसको टारगेट पे नहीं लगा उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। इधर देखिए आप, इधर पूरे लिखे हुए, ये आपकी बुक का पेज है, एनाटॉमी की बुक में ये पेज है, लेकिन हमने इसको तब नहीं पढ़ा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और ये इम्पोर्टेंस कौन, अतिब्बा बोलकर चले गए। अतिब्बा ने तो ये भी बता दिया कि किस बीमारी में कौन सी वेन की फर्स्ट करनी है, लिख कर गए ना। आज भी हम ब्लिंक करते हैं कि ये क्यों लिखा है, साफिन बासलिक सब लिखा हुआ है ना, कि लेफ्ट साइड का है, राइट साइड का है, तो आप ये करोगे। दैट मीन्स उनकी एनाटॉमी हमसे ज़्यादा क्लियर थी, ठीक। चलिए क्या है ये सब, ये पुराना एक ही लाइन में है। 6 एसेंशियल फैक्टर्स को तबीयत मेंटेन हमारी बॉडी में नहीं कर पाती, हम इसलिए बीमार होते हैं, मतलब आबो हवा वगैरह वगैरह। ये तदबीर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे। तदबीर का इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, निमोनिया ठीक होता है तदबीर से, अगेन क्योंकि मैं उसको एक्टिवेट करूँगी तो बॉडी उसको बाहर निकालेगी वेस्ट को, ठीक है ना। बिल्कुल है, जो उसके स्टेजेस हैं ग्रे एंड रेड सब, उसमें भी आपको फ़ायदा करेगी। आप दवा के साथ साथ ये करिए तो रिजोल्यूशन जल्दी होगा। चलिए ये भी आपको पता है सबको, इसमें आगे हम बढ़ रहे हैं। यही है मेन चीज़, यही है ना। सिर्फ मैं हिजामा करूं या सिर्फ मैं तदबीर दूं, सिर्फ उसको हम्माम में बुखारी दूं और खाना वो कुछ भी खाता रहे, तो नहीं। कि हम लोग कितना गड़बड़ करते हैं अपनी डाइट, है ना। कोई चीज़ हमें ये भी तमीज़ नहीं है कि क्या गर्म और क्या ठंडा, आगे पीछे कुछ भी खाते हैं। लोग शादियों में जाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं, फ़ौरन चाय भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी, मतलब सब कुछ चल रहा है पेट में। आप इमेजिन करो ना कि आपके अतिब्बा कुछ बोल कर गए, लेकिन हमने सब कुछ साइड में रखा हुआ है। क्यों बीमार हैं हम लोग? हर एक दवा खा रहा है, किसी भी तरह से हर एक खा रहा है। चलिए खैर, ये लोग बोल कर चले गए कि आपको ये करना है, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन से शुरू किया, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन पे ख़त्म किया है, बीच में उसका पूरी समरी है। मैंने बात शुरू में की एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, है ना, इम्तला। तदबीर हमारी इम्तला को दूर करती है, जितनी भी तदबीर हैं इम्तला को ही दूर करती हैं, ठीक है ना। चल रहा है ठीक, बोर तो नहीं हो रहा। चलिए हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की। अब आ जाते हैं सिम्टम्स, गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जल्दी देखिए। ये इसके अलावा डैश डैश है, इसके अलावा भी बहुत सारे, ये कॉमन सिम्टम्स हैं गायनेकोलॉजी के, ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिम्टम और डॉक्टर की तरफ से सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड सिम्टम, ये भी बता दूँ। हम हिस्ट्री लेते ही नहीं, मैं यहाँ पे इसको बता रही हूँ हम हिस्ट्री लेते नहीं हैं कि ये जो डिस्चार्ज है ये फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल। 10 मरीज़ अगर वेजाइनल डिस्चार्ज के आते हैं, उसमें से 8 फिजियोलॉजिकल होते हैं, जो कभी ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक होगा? फिजियोलॉजी को तो नहीं बंद कर सकते ना। वो आपके पास खाएगा दवा, जब तक मैडम के पास खा रही थी तब तक ठीक थी। आपने माजून सुपारी पाक दे दिया, मोचरस दे दिया, सफूफ सैलान दे दिया, ठीक है, जब तक खा रही है तब तक डिस्चार्ज कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हाबिस काबिस है। फिर आपकी दवा बंद हुई, फिर उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी शुरू हो गई। अब वो कहेगी 3 महीने मैडम की दवा खाई, तब तक ठीक था, फिर वैसे ही हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उसकी जो लाइन है यही है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उनकी 6 महीने खाई, फिर वैसे ही हो गए, उनकी खाई, फिर वैसे ही हो गए, ठीक है। माजून सुपारी पाक 2 साल से खा रहे हैं, जब तक खाओ तब तक ठीक रहता है। वैसी कौन सी बीमारी है? जब वो बीमारी नहीं है तो ठीक है ना, उसको पहले आपको कन्विंस करना है। ये चीज़ हमसे थोड़ी कमी हो जाती है सबसे। आया वेजाइनल डिस्चार्ज, आपने सुपारी पाक सैलानुरहम लेके भेज दिया, जाओ। बाकी ये सब सिम्टम्स हैं, क्लियर, ठीक है ना। इसी में थोड़ा सा है,
इसको क्लियर कर लीजिए कि उसको फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल। क्योंकि सबसे हमारे यहाँ भी आते हैं तो उनको पूछना पड़ता है, उनको उस साइकिल के अकॉर्डिंग आप बताइए, कौन सा साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि कब उनको डिस्चार्ज होगा वो बताइए उनको। या आप पूछिए कि आपको पीरियड कब आया, सेम हिस्ट्री में पूछिए पीरियड कब आया। अगर उसने बताया कि सो ऑन सो डेट, आज वो ओव्यूलेशन की तारीख के आसपास है क्या, अगर है तो आप उससे बोलो कि आपको 2 दिन पहले से डिस्चार्ज शुरू हुआ। बोलेगी हाँ मैंने उसके पहले ठीक थे आप, कम था, हाँ अभी ये 4 दिन रहेगा, ज़्यादा है अभी ज़्यादा, तो ठीक है, उसको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर को पता है, ठीक है ना। तो वो कहेगी नहीं ठीक ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होगा, और हर बार होगा। आप डेट लगा लो, आज कैलेंडर में डेट लगाओ, अगली बार सेम डेट लगा लेना, आपको इसके आसपास फिर होगा। फिर उसको जब समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्मल चीज़ है, फिर नहीं आएगी आपके पास। उसको पहले समझाइए कि ये नॉर्मल क्या है, ठीक है। नाउ बैकएक के रीजंस ये सबको पता होने चाहिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आती है प्रैक्टिस में कि अगर कोई फीमेल बैकएक के लिए आ रही है, इन सब को बाईपास करके, ठीक है। अब किसी पेशेंट ने सुन लिया, से आपके अस्पताल के बारे में सुना कि कमर दर्द का बहुत अच्छा इलाज होता है, सिकाई होती है, मालिश होती है, आपको बाईपास करके सीधे इधर पहुंच गई कि नहीं मुझे तो मालिश करवानी है, ठीक। मालिश से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो क्या मालिश उसको क्या करेगी बताइए मुझे, कोई फ़ायदा नहीं करेगी ना। मतलब फिर वापस आ रहे उनकी तो मालिश भी मुझे काम नहीं करी, बेकार है, ठीक। अगर मैंने ये ठीक कर दी तो उसको होना ही नहीं है। 45+ जितनी फीमेल हैं सब गठिया गठिया लेकर बैठ जाती हैं। उनको हो क्या रहा है, गठिया थोड़ी है, ये है। ना कैल्शियम खाती, ना दूध पीती, ना वो एक्सरसाइज करती, तो उनको तो ये शुरू हो जाती है। तो जब तक ये नहीं ट्रीट करोगे उनको कुछ नहीं होना है, ठीक है। आड़े तिरछे चलने लग जाती हैं मैक्सिमम, और क्या कि गठिया हो गया। गठिया किसी को नहीं होता, एक को भी नहीं होता उसमें से गठिया, या 50 में से एक कोई निकले शायद। सब इस तरफ जारी होती हैं, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज हुआ फिर बोन्स 5 साल के बाद फिर बोन्स ढीली होने लग जाती हैं, ये चीज़ हो जाती है उनको, ठीक है। रीज़न एस्ट्रोजन का ख़त्म होना, ठीक है ना। ये कॉमन सिम्टम है, कोई भी कमर दर्द के लिए आ जाती है आपके पास। देन आपका पेन लोअर एब्डोमेन, ठीक है। पेन लोअर एब्डोमेन में ये सारे कॉजेज़, मतलब ये मुझे यहाँ पर ज़बानी याद होने चाहिए कि इसको क्या क्या हो सकता है। इसमें से जो भी हो उसकी तरफ फिर मैं उसको क्वेश्चन करूँ। मेरा फर्स्ट ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो लास्ट है ना, कि मैं लास्ट में सोचूंगी इसको कोई मेलिग्नेंसी होगी, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इन सब को मैं ये चीज़ बता रही, जितनी भी डिजीज़ेस बता रही हूँ हम सबको ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज़ एन एमरजेंसी, ठीक है ना। एक्टोपिक इज़ एन एमरजेंसी, इसको छोड़ के बाकी सब आप कर सकते हो। ये भी एमरजेंसी है, ठीक है ना। टॉर्शन ओवेरियन सिस्ट इज़ एन एमरजेंसी, एमरजेंसी वाली ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें भी हमारी किताब में लिखा है इलाज बिलियद लिखा है ना, तो हम उसको एमरजेंसी की तरफ छोड़ दें। तो ऐसी कंडीशंस जो एमरजेंसी की उसको इसमें से हटा दो। ये अभी एक चैलेंज बना हुआ है, आप इसको ठीक कर सकते हो बहुत अच्छे से। ये बहुत चैलेंज है ये। चलिए, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये पेशेंट्स बताती ही नहीं हैं, उनको लीकेज हो रहा है, इनकंटिनेंस हो रहा है, आप पूछो तो बताती हैं। क्योंकि जब वो 45+ 50 से 55 वाली जब आती हैं ना, वो कमर दर्द पैर दर्द लेकर आती हैं, मेनोपॉज हो चुका है। आप इनसे जब पूछोगे, क्योंकि मुझे पता है कि पोस्ट मेनोपॉज लैक्सिटी हो गई, ढीली हो गई सब चीज़ें, अब आप उनसे पूछो पेशाब रोक लेते हो कि नहीं, तब भी फिर वो कहेंगी कि अरे वो पेशाब निकल जाता है, अगर मैं थोड़ा सा लेट करूं तो निकल जाता है, लेकिन वो किसी से बताती नहीं। आप पूछ के देखिए, आप हर 55 वाली फीमेल से पूछिए 55+ कि पेशाब रोक लेते हो, तब वो कहेगी खांसने छींकने से निकल जाता है, या हम उठते बैठते हैं तो निकल जाता है, या पेशाब अगर लगी तो रोक नहीं पाते, इसीलिए हम बाहर नहीं जाते हैं। अब उन्होंने बोलना शुरू किया है, कितने पेशेंट्स बोलते हैं हम बाहर नहीं जाते, हमें पेशाब लगती है तो हम रोक नहीं सकते, अर्जेंसी हो जाती है उनको, ठीक है। ये सब मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं। इन्फेक्शन की बात अलग है, यूटीआई की बात अलग है, ठीक है ना, वो तो किसी भी एज में होगा, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स बताती नहीं हैं, आप निकालिए उसको। इसको भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपको टोन बढ़ाना है, ठीक है ना, ब्लैडर का टोन बढ़ाना है, ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली मसल्स का टोन बढ़ाना है, बिल्कुल ठीक होगा। एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ये फैक्ट है,
ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन भी कर रहे हो कोई भी रैफ़ी, वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट्स ये पता है आपको, छोड़ दे रहे हैं हम इसको आगे। चलिए, ये आज की प्रॉब्लम है ना, लेटेस्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। और हर एक बस सबको बोल देते हैं आपका AMH कम हो गया है, आप IVF IUI की तरफ चले जाओ, बस उनके पास कुछ है ही नहीं। IUI देन IVF, थोड़ा वेल ऑफ है IVF में जाओ, थोड़ा कम दिख रहा है IUI, कुछ भी नहीं है। और अब आप इमेजिन करो कि बीमारियों को जब पैटर्न 25 साल पहले था, अब कैसा है ना। हम भी तो अप्लाई करें, किताबों में खंगालें। चलिए, किताबों में नहीं खंगाल रहे तो अब जैसे मेरा टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने ये सब समराइज़ किया हुआ है, इसको ही उठाकर अब आप आगे बढ़ो। इसमें से जो चीज़ आपको करनी है उसको किताब में से ढूंढ के आगे करिए। ठीक है, ये अनकॉमन सिम्टम्स हैं। अब कितने पेशेंट्स आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस वाले मैं बता रही हूँ, ये पेशेंट्स ज़्यादातर जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम इनको हुआ, ये सब कार्डियक के पास जाते हैं। फर्स्ट विजिट इनके कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास होती है कि घबराहट और पसीना। इन्होंने सुना है घबराहट और पसीना क्या होता है, हार्ट अटैक की सिम्टम है। ये सब जाते हैं उधर, और उधर वाला भी इनको एंग्जाइटी के लिए अल्प्रैक्स टाइप चीज़ें दे देता है। वो समझ रहा है अल्प्रैक्स खिला दिया और सुकून से सो, है ना, यही कर रहे हैं ना आजकल। फिर वो अल्प्रैक्स डिपेंडेंट हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते आप, अल्प्रैक्स डिपेंडेंट हो गई, खाती रहेंगी। ठीक है, हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी एक्यूमुलेशन को दूर करने वाली चीज़ें स्लोली काम करें, क्योंकि मेनोपॉज क्या है, एक्यूमुलेशन स्टेट। बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती थी अब नहीं निकाल रही, वो धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, फिर इसके बाद सिम्टम्स तो प्रोड्यूस करने ही हैं। ठीक है ना, या तो आप एक्टिव रहो। भाई गांव वाली औरतें या पुराने ज़माने की औरतों को नहीं होता था ये सब कुछ, क्योंकि वो 90 साल की होते तक खेत में काम करती थी, उनके सारे काम मेहनत वाले होते हैं। आप और हम आज की तारीख में कोई भी मेहनत का काम करते हैं बता दो, हमारा मसाला मिक्सी पीसती है, कपड़े मशीन धोती है, हर चीज़ हमारी मशीन कर रही है। हमारा खड़े खड़े विदाउट एनी मूवमेंट, हम इवन नीचे भी नहीं झुकते, हमारे सारे काम हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि हम कितना एक्यूमुलेट करते होंगे। खाते बढ़िया हैं, खाना हम अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग थोड़ी खाते हैं, हम अच्छा खाते हैं, उसमें से 75% स्टोर करते हैं। फैटी लीवर सबको दिखता है आजकल, है ना, पहले रेयर होती थी ये, अब हर एक को दिखता है फैटी लीवर। कितनी मुश्किल चीज़ है। तो ये प्रोफाइलैक्टिक भी आप किसी को दे सकते हो, जितनी भी तदबीर हैं, ये सौना बाथ वगैरह में जो जाते हैं, स्पा में जाते हैं, दैट इज़ फॉर प्रोफाइलैक्टिक, कि आप यहाँ पर एक विज़िट देते रहो तो आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जमा नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपकी प्रॉब्लम्स कॉमन यही आते हैं, आपकी OPD में सिर्फ यही आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। रेयर वाली अलग चीज़ें हैं। ये हर्पीस भी ठीक होते हैं, वो सफ़ियात पिलाते जाइए। ठीक, ये सबको पता है। चलिए, ये भी पता है। ये लास्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग सब इग्नोर करते हैं। हमने सूरनजान सबको लिख दी, है ना, दमवी, बलगमी, सफरावी और सौदावी, सारे तरह के मरीज़ आए, सबको सूरनजान लिखते हैं, याद करो, है ना। OPD में बैठते हो आप अगर मौलियात में, सबको सूरनजान देते हैं। अब अगर वो दमवी या सफरावी है, सफरावी को गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन, आपको आके बताएगा कि मुझे पेट में जलन होने लगी आपकी दवा से। एक बढ़िया आके बताएगा बलगमी वाला कि मेरे को बहुत फ़ायदा है। ठीक है ना, ये हम इग्नोर करते हैं। मिजाज को देखो, मिजाज तो वहाँ पे यहाँ पे बैठे बैठे हम बता सकते हैं किसका कौन सा मिजाज है, कौन सफरावी है, कौन दमवी है, कौन बलगमी है, हम बता सकते हैं इसको। ठीक है ना, आराम से। तो ये हमारे लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं मिजाज देखूं, चलो वो पूरे 10 वाले पे मत देखो कि बाल कैसे हैं, फलाना कैसा, ये कैसा, नहीं, बिल्कुल मत देखो। एक डॉक्टर अपने वेटिंग एरिया में पेशेंट्स को देखकर पहचान जाता है कि कौन किस मिजाज का है। ठीक है ना, एक अंदर आते वो चुपचाप बैठा है, एक चुपचाप बैठा है शांति से, और एक हर थोड़ी देर में उठ के आ रहा है, मेरा नंबर कब आएगा, हर थोड़ी देर में उठ के आ रहा है, होते हैं ना। दैट मीन्स वो रेस्टलेस है, उसका मिजाज आप समझ जाओ। और एक सुकून से बैठा हुआ है, और एक हो सकता है ऊँग भी रहा, आया दिखाने लेकिन ऊँग रहा है अपनी सीट पे कि बहुत लंबी लाइन, अभी 12 मरीज़ हैं, चलो एक नींद मार लो। ठीक है, यहाँ तो मिजाज खुद ही क्लियर हो गया ना। नहीं,
अपने आप हो गया मिजाज, तो मैं उसके अकॉर्डिंग दवा लिख दूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं बैठी हूँ तो यहाँ तक भी आएगा, मैंने उसको देख लिया। जैसे है ना आपकी क्लिनिकल मेडिसिन में क्या लिखा है कि पेशेंट को आपके तक आते आते आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर लो, उसका कलर, उसकी चाल, उसकी गेट वेट सब देख लो जब तक आपके पास पहुँचाओ। तो ये जो चीज़ें आपको देखने को बोली जा रही हैं ये उसका मिजाज डिसाइड कर देंगी, उसकी पर्सनैलिटी बता रही हैं आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप पहले ही लिख लो, आप ऊपर लिख लो कि सो एंड सो मिजाज क्वेश्चन मार्क, ये आपके ऑब्जर्वेशन से है, ठीक है। आर्थराइटिस के लिए 2 ही 3 दवा है, वो सबको देनी है, हर एक को दे दी, कुछ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, मुझे लगता है तो हम बाहर से लिखते हैं कि ये आप बाहर से ले लेना, आपके लिए दवा नहीं है, बोल देते हैं हम उसको, ठीक। चलिए, ये सब नाम लिखे हुए हैं, क्या है, सिर्फ टेक्निक्स हैं, सारी तदबीर टेक्निक्स है ना, मैनिपुलेशन टेक्निक ही तो है कि मुझे क्या करना है, सब टेक्निक है। ये सब, और ये सारी यूज़ करते हैं आप तो चाहे और बढ़ा लो, जो भी यूज़ करनी है आपको, और आप लोग इसको बढ़ाइए। आपके यहाँ इतना अच्छा सेटअप है, और आपके जो ऊपर बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं ये लोग ये बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आप लोग स्टार्ट करोगे ना तो आपको सब मिलेगा आपके यहाँ पर। एक तो बल्कि आपका तो पूरा एक हॉस्पिटल ही है तदबीर का, तो आप तो उसमें निस्वा कबालत का 1-2 कमरे ले लो कि निस्वा कबालत, आबजन वगैरह जो अब हम दिखाएंगे आपको, है ना। ये हम छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको एग्जामिनेशन वगैरह आपकी मैडम सिखाती हैं, ठीक है ना। और किताब से देख लो, स्पेकुलम एग्जामिनेशन, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, डिजिटल एग्जामिनेशन फिंगर से है, ठीक। स्पेकुलम एग्जामिनेशन आप इसको सब सीख चुके हो, ये सिर्फ किस लिए कि पिचकारी के लिए आता है ना। स्पेकुलम एग्जामिनेशन पिचकारी करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हुई हैं। अब ये चीज़ें देखिए, ये स्पेकुलम से नज़र आ रहा है, ये पॉलिप भी ठीक हो जाता है पिचकारी से, आप रेगुलर करोगे तो ये भी ठीक होता है। पॉलिपेक्टमी छोटा है तो निकाल भी देते हैं, बड़ा है तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो। सर्विसाइटिस ठीक होती है, जो आपकी महीनों नहीं ठीक होती, 6 दिन की पिचकारी में भी ठीक होती हैं। क्रोनिक सर्विसाइटिस ठीक होती है। ये सिर्फ इसलिए दिखाया है यहाँ पर क्योंकि आपको स्पेकुलम लगाना है पिचकारी के लिए, ठीक। चलिए, ये भी बाय मैनुअल एग्जामिनेशन क्यों, ताकि यूट्रस की पोजीशन आप सब एक किसी भी पेशेंट की आप सारी चीज़ें देख सको कि ओवरीज कितनी बड़ी हैं, कहाँ हैं। सोनोग्राफी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी बाय मैनुअल एग्जामिनेशन से वो चीज़ें मिलती हैं कई दफ़ा जो सोनोग्राफी में नहीं आती। सोनोग्राफी इज़ जस्ट ए मशीन, और मशीन एरर कर सकती है। अगर आप तजुर्बे वाले हो गए तो आपकी फिंगर्स कभी गलती नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। जो चीज़ें आपने अपनी उंगलियों से सीखी हैं वो फैक्ट है कि उंगलियां गलती नहीं करेंगी, मशीन करती है, मशीन से गलत फाइंडिंग मिलती है आपको, ठीक है। चलिए, ये डिजिटल एग्जामिनेशन ये भी करना है, मतलब ये सारी चीज़ें जब भी ज़रूरत है, जो केस है ये आपको करने हैं तदबीर से पहले, ठीक है ना। मतलब लोकल कुछ भी हम ठीक करना चाहते हो तो एग्जामिनेशन पूरा है हर चीज़ का। एग्जामिनेशन में चीज़ अगर नहीं करोगे तो चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी, रह जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए एग्जामिनेशन पूरा ज़रूरी है। चलिए, रेक्टल एग्जामिनेशन वैसे हम किन केसेस में करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमने करा है ऑल वर्जिन्स, ठीक है। अगर कोई ज़रूरी है, से ओवेरियन टॉर्शन है, ऑल वर्जिन्स, देन सर्वाइकल मैलिग्नेंसी के केसेस में वहाँ पर हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे हमारे पास ये पेशेंट नहीं आएगा, आ सकते हैं। कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ लास्ट में आते हैं, जब हर जगह से जवाब दे देता है कोई, तो चलो वहाँ देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। आते हैं ऐसे लोग जिनको बोल दिया कि अब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, घर वालों को बोल देते हैं ना कि अब इनको घर ले जाइए, ऐसे लोग आ जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप लोग पिचकारी किए हैं कि नहीं किए, करते नहीं करते। ये तो एक वो मिलता है, लेकिन हम 20 ml की सिरिंज से करते हैं, मतलब नीडल हटाकर, नीडल नहीं यूज़ करते। 20 ml सिरिंज में 20 ml दूसरा मतलब सोल्यूशन होगा, अब सोल्यूशन जोशांदा है, ठीक है ना। जो दवा उस टाइम रिक्वायर्ड है उस टाइम
मुहल्लिल है, काबिज़ है, ठीक है, जो भी, या मुसफ़ी, यही 3 दवाएं यूज़ होती हैं, मुहल्लिलात, हाबिसात एंड मुसफ़ियात। जितनी भी मुसफ़ियात हैं सारी की सारी एंटीबैक्टीरियल होती हैं, एंटीवायरल होती हैं, एंटी फंगल होती हैं, सारी मुसफ़ियात, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी सर्विसाइटिस को ठीक करेंगी, आपकी वेजिनाइटिस को ठीक करेंगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक हैं, सिंपल। ऑल मुसफ़ियात आर एंटीबायोटिक्स, ठीक। मुहल्लिल साथ में, तो मुहल्लिल और मुसफ़ी की मिलाकर हम जब करते हैं तो वहाँ पर स्वेलिंग भी ठीक होती है, ठीक। अब पिचकारी कहाँ करनी है हमको? सर्विक्स के आसपास, ठीक है। पेशेंट लेट गया, लिथोटोमी पोजीशन, आपने पहले वेजाइना को साफ़ कर दिया, सर्विक्स को साफ़ कर दिया, जो स्टेराइल प्रिकॉशंस है वो हमने कर लिए। अब आपने 20 ml सिरिंज में पूरा 20 ml जुशांदा लिया, उसको धीरे धीरे एंटीरियर फॉर्निक्स के पास आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पुश करिए। एंटीरियर फॉर्निक्स समझ गए? तो वो लेटरल फॉर्निक्स से पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाएगा, उसके बाद ड्रेन आउट होगा, क्योंकि वहाँ रुकेगा नहीं कोई फ्लूइड, ड्रेन आउट होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से 15 मिनट कम से कम स्लोली ड्रेन कीजिए और उसके बाद पेशेंट वहाँ चुपचाप लेटी रहे। अब क्या होगा, वो लोकल पूरा आपने वॉश आउट भी कर दिया और ये हल्का बॉडी टेम्परेचर पर रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, या हल्का गुनगुना रहे, पेशेंट को गर्म ना लगे, ठीक है ना। तो ये हम पिचकारी करते हैं, इससे आपकी सारी लोकल बीमारियां, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, क्रोनिक सर्विसाइटिस, देन आपकी नेबॉथ सिस्ट। अब जैसे बड़ी सिस्ट है तो आप उसको फिर बुलाइए, 6 दिन किया, इसके बाद नेक्स्ट पीरियड के बाद फिर बुला लीजिए, ठीक है। फिर आप 6 दिन करिए। पीरियड के इमीडिएट बाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो वाला पीरियड जिसका है सब रिजॉल्व्ड है, मतलब कोई एक्यूमुलेटेड नहीं है, ठीक है ना। पीरियड्स के उसमें टाइम में या कभी भी बुलाएंगे तो थोड़ा सा ये होता है ऑलरेडी कंजेशन में है, ठीक है ना। तो आप पीरियड के इमीडिएटली बाद उसको डेट दीजिए कि वो आए। और मुहल्लिलात, मुसफ़ियात जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, और जुशांदे की तरह पकना चाहिए, ठीक है ना। जुशांदा पकाने के अपने उसूल हैं, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर सब लिखिए। अब ये इसका भी, ये देखो सेनाइल वेजिनाइटिस है तो उसका भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। वेजिनाइटिस मतलब मुसफ़ियात, मुहल्लिलात देनी है आपको। प्रोलैप्स का केस है तो हाबिसात, काबिज़ात देनी है, साथ में इन्फेक्शन है तो मुसफ़ियात मिला दीजिए, ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से आप पूरा ट्रीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, ये भी बता रही हूँ आपको मैं। ये सब हम करते हैं, जिसमें कोई वो नहीं है, हम करते हैं इसको और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। चलिए आब्ज़न अगेन इसके साथ है, ठीक है। यूरेथ्रल कोई इन्फेक्शन, वल्वाइटिस, एनी इन्फेक्शन। तो अब ये देखिए कितना डेप्थ में, अगर मुझे पूरा लेना है, से एनल का है तो सिर्फ लोकल है, एनल फिशर, एनल पाइल्स, ये सब है तो वो लोकल रहता है, उतना ही बैठो। लेकिन हम अपने इसमें क्योंकि वल्वा को भी डुबोना है तो उसकी वाटर लेवल हाई हो गया, कम से कम 15 मिनट। अब दवाएं क्या, अगेन प्रोलैप्स का केस है तो हाबिस काबिस दवा रहेगी, और प्रोलैप्स में आपको वो एक्सरसाइज भी बतानी है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है, उसमें बैठ के करे। तो जब वो ऐसे टाइट करेगी तो वो फ्लूइड अंदर जाएगा, है ना, फिर वो ढीला करेगी तो फ्लूइड बाहर आएगा, फिर टाइट करेगी फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है ना। सेम वे प्रोलैप्स के लिए हमने लोकल भी दिया पिचकारी से, अब हमने यहाँ दे दिया, और अब इसमें नीचे ये बैठी है तो इसके लोकल डर्मेटोम्स भी स्टिमुलेट हो रहे हैं। इसमें इस एरिया में जो डर्मेटोम्स हैं वो कौन से हैं? सैक्रल, अभी आगे आएगा, ठीक है। तो टब में बैठाइए इमीडिएटली, जैसे आपने पिचकारी कर दी उसके बाद उसको बोलो जाके टब में बैठ जाओ। ये टब में बैठने वाला वो घर में कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि प्रोलैप्स आपको 6 दिन में नहीं ठीक होता है, 6 महीने, ठीक है ना। धीरे धीरे वो खुद बताएगी कि अब मेरा पेशाब का कंट्रोल ठीक हो गया है, जो ज़्यादा बदन बाहर आ रहा था वो अंदर थोड़ा है, अब खांसने चीखने से नहीं आ रहा, या मैं उकड़ू बैठ रही हूँ तो अब बाहर नहीं आ रहा, नहीं तो उकड़ू बैठती थी तो बाहर आता था, ठीक है। ये चीज़ें वो धीरे धीरे खुद बताएगी। यहाँ पर हाबिस काबिज़ आपको देनी है। अगर इन्फेक्शन है तो आपके मुसफ़ियात ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। पीछे वाले बच्चों को क्या हो रहा है? अगर बोर लग रहा है तो बताओ। फर्स्ट ईयर वाले पीछे हैं क्योंकि उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत हो रही है फर्स्ट ईयर वालों को? क्योंकि समझ में नहीं आएगी ना डिजीजेस, बस फाइनल और इंटर्नशिप को अच्छे से समझ में आएगी।
वो देख रही है मुझे। चलिए, हुकना, हुकना इज़ एनीमा, ठीक है। यहाँ पर हम दवा को कहाँ पहुँचा रहे हैं? एडनेक्सा में, ठीक है। तो सबसे पहले सोप वाटर एनीमा से आपने आंतों को साफ़ किया, इसके बाद फिर मुहल्लिलात दे दी हमने। अब ये जाएगी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में, इधर से नीचे से जा रही है, फिर ऊपर तक आ गई। तो एडनेक्सा में दवा पहुंचाना मकसद है, ठीक है ना। तो जब हम एडनेक्सा में दवा पहुंचा रहे हैं तो जितनी भी एडनेक्सल बीमारियां हैं, एंडोमेट्रियोसिस भी इसी के लिए है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस में आपको पिचकारी देनी है, हुकना देना है और हिजामा देना है, ये तीनों, ठीक है ना। ये तीनों देनी है आपको। तो इससे, और लेकिन कितने दिन में ठीक होगा? कितनी सिटिंग्स? एवरी मंथ सिटिंग देनी है आपको। हिजामा कैन बी कंटिन्यूड विदाउट ब्रेक। सिर्फ पीरियड में हिजामा मत करो, बाकी 3 हफ्ते हिजामा, 1 हफ्ता ब्रेक, 3 हफ्ते हिजामा। तो ये 6 महीने तक ले जाइए आपको, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस ठीक करना है। और वो एक्सटेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एक्सटेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में लास्ट स्टेज है फ्रोजन पेल्विस, है ना, लास्ट स्टेज है ना फ्रोजन पेल्विस की। तो उससे पहले थोड़ी थोड़ी है, सिर्फ चॉकलेट सिस्ट है, उसको आप ठीक कर सकते हो। समझ में आ रही है? एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में सिर्फ सर्जरी है या हार्मोन है, और दोनों ही साइड इफ़ेक्ट रखते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये सब एक के बाद एक होती हैं। एक पेशेंट एक सिटिंग में पिचकारी कराएगा, हुकना कराएगा, आब्जन की ज़रूरत है तो आब्जन कराएगा, हिजामा करा के जाएगा एक सिटिंग में। डिपेंड्स ऑन दी डिजीज़ कि कैसी बीमारी है। हो सकता है सिर्फ प्रोलैप्स हो तो हमें हुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुकना नहीं देंगे हम, पिचकारी एंड आब्जन एंड हिजामा की ज़रूरत हो तो, नहीं तो नहीं, ये दोनों काफ़ी हैं। चलिए, हिजामा 2 तरह का होता है, हम वेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम नहीं करते। अगर हमारे को वेट की ज़रूरत पड़ती है हम तदबीर में भेज देते हैं, बाकी हम सब कर लेते हैं। वेट नहीं करते क्योंकि वेट के प्रोटोकॉल माइनर ओटी की तरह से हैं, कहीं भी बैठ के नहीं होती वेट, प्रोटोकॉल उसके माइनर ओटी की तरह से। तो माइनर ओटी प्रोसीजर है वेट हिजामा, है ना। इसको समझें आप, क्योंकि कहीं भी ऐसे बैठ के नहीं कर सकता कोई, जैसे आजकल है कहीं भी करते हिजामा, बस प्रिक लगाए, निकाला और भेजा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बिना समझे, उसका मैकेनिज़्म समझे बिना ही कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते हमको। अब हमारे लिए कौन से डर्मेटोम इम्पॉर्टेंट है? पेल्विक, ठीक है ना। अब हमें गायनोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है तो पेल्विक डर्मेटोम्स की मुझे बाउंड्रीज पता हो और कौन सा कहाँ है। चलिए, ठीक है, देख लिया। अब जैसे एमिनोरिया वगैरह होता है, काफ मसल पे लगते हैं, आप देखो ना पीछे काफ मसल्स पे कहाँ लग रहे हैं। किताबों में लिखा है कि अगर हाबिस, मतलब हाबिस है, क्या हाबिस, भूल गई मैं, एहतबास तम्स, देखो दिमाग से निकल गया। एहतबास तम्स में पैर के पीछे, मतलब वो एरिया लिखा है कि वहाँ पर कप लगाएं, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे कप लगाने का क्या तुक है, अब आप देख लो इसमें, क्योंकि उस टाइम हमने पढ़ा तो हमें ये समझ में नहीं आया कि पैर में क्यों लगवा रहे हैं कप, ठीक है। कि उस टाइम के लोगों को क्लियर था कि पैर के जो काफ मसल्स हैं वहाँ पर इसका डर्मेटोम है, ठीक है ना। देखो आप उधर, उसका डर्मेटोम कहाँ जा रहा है, पूरा सामने लगाना है, थाइस के पीछे लगाना है, ठीक, पूरा एक्सटेंट नीचे तक का पूरा एरिया कवर कीजिए अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए आपके लंबर एंड सैक्रल, तो लंबर सैक्रल डर्मेटोम पे ही लगेगा, कमर से पीछे नीचे तक। और अगर आपको लगता है कि हमें जो थोड़ा सा लीवर को भी एक्टिवेट करना है, से पीसीओडी का है तो लीवर भी एक्टिवेट कर दो, लीवर पे लगा दो एक प्रोफाइलैक्टिक, तो लीवर के डर्मेटोम पे लगा दीजिए आप, ठीक है ना। ये देखिए रीजन्स। अब अगर से मुझे यहाँ का कोई इन्फेक्शन है तो मैं इसके आसपास लगा दूँ कप, लेकिन होता क्या है, मैसी लगता है हमको ना, क्या पेशेंट को भी लगता है मुझे क्यों एक्सपोज किया। एग्जामिनेशन तक तो ठीक है, से अगर प्रोलैप्स है ज़्यादा तो फिर उसको अंदर करके फिर मैं लगा लूँ, लेकिन इसके बिना मेरा काम चल रहा है। वेजाइना की कोई दिक्कत है तो मैं लगाऊँ, है ना, वेजाइना के लिए यहाँ पे मैं लगा दूँ। से सेनाइल वेजिनाइटिस है, पिचकारी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो मैं क्यों करूँ, लेकिन दिक्कत ज़्यादा है, 3-4 थेरेपी देनी है तो मैं कर लूँ। और मुझे ये वाले डर्मेटोम्स तो आगे भी मिल रहे हैं ना नीचे, मैं वहाँ कर लूँ। तो अब दिक्कत नहीं है, ये डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है और मुझे कौन सा इमीडिएट क्लोज कौन सा मिल रहा है। वो डर्मेटोम दूर है, ये डर्मेटोम करीब है, बस इतना समझो,
ठीक है ना, ये करीब है इसके तो जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, वो दूर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बस रिमोट एंड क्लोज। ठीक है, ये डर्माटोम पे भी इफ़ेक्ट आएगा। अब सर बहुत इजी है, बस थोड़ी सी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और इसके नीचे की बेसिक क्लियर हो तो बहुत आसान है, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये कुछ किताबें उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हिजामा पॉइंट्स फॉर प्राइमरी इनफर्टिलिटी, हिजामा पॉइंट्स फॉर पीसीओडी, ये उन्होंने लिख दिया ऐसे, जबकि है ये वही डर्माटोम्स। ठीक है, अगेन देखिए ये फर्टिलिटी पॉइंट्स, ये 2 ओवरी के लिए, ये किस लिए है, मतलब अब ये जनरल भी है, क्योंकि मैंने जो अभी कहा कि मुझे चाहिए लीवर को भी मैं ठीक कर दूं, ठीक है, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से दे दूं उसको, जैसे मुझे जनरलाइज कुछ चीज़ें मिल रही हैं इसकी, तो मैं उसको भी, उन पॉइंट्स को भी मैं कर दूं। प्रोफाइलैक्टिक पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ थेरेपेटिक पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोफाइलैक्टिक। ठीक, दोनों में डिफरेंस है। स्पा जो जाते हैं वो प्रोफाइलैक्टिक जाते हैं, स्पा वाले, और जो आपके यहाँ आते हैं वो थेरेपेटिक आते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं इसलिए हिजामा पे थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ, आजकल हिजामा बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, पिचकारी आब्जन ये सब नहीं है, हिजामा जितना फेमस है, और हिजामा फैशन के तौर पे भी लोग करवा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप ट्रीटमेंट के पर्पज़ से समझो इसको कि हिजामा में हर चीज़ का इलाज है। यहाँ पे हमने आपको देखो क्या लिखा है, वर्मे रहम, इसके बाद इसके लिए कहाँ लगाने हैं कप्स, वो लिखा हुआ है पूरा, और वो अगेन उसी डर्माटोम पे रहेंगे, डर्माटोम से हट के कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब एनाटॉमी वाले डर्माटोम को पहले रट लें, और रटने के बाद इंटीग्रेशन, आज की तारीख में एक इंटीग्रेशन वर्ड भी है ना, सिलेबस में उस दिन हमने बताया था कि इंटीग्रेशन ये वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि फाइनल बीओएमएस वाला फर्स्ट ईयर के बीओएमएस में जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनका डर्माटोम क्लियर है उनको फाइनल वाले बुलाएं कि आप आके डर्माटोम डिसाइड करो यूट्रस की बीमारी में कौन सा डर्माटोम कहाँ लगेगा कब। तो इन बच्चों को याद नहीं है, चलो आओ बताओ, सरफेस एनाटॉमी आप बताओ, दिस इज़ इंटीग्रेशन, जो अभी न्यू सिलेबस में आया ना, ये इंटीग्रेशन यही है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में तदबीर वालों से हम लेंगे मदद, कि तदबीर वालों को हम बुलाएंगे कि आप आइए हमारे पेशेंट को जिससे वर्मे रहम है, इसको तदबीर बताइए, या इसकी ये तदबीर करवानी है, आप बताइए कैसे करना है। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बच्चे जो हैं अभी बैठे फर्स्ट ईयर वाले, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपके काम आएंगे। ओके, तो ये तो नया सिलेबस पढ़ चुके। सेकेंड ईयर वाले बैठे हैं कोई? सेकेंड ईयर वाले, सेकेंड प्रॉफ वाले भी तो बैठे होंगे, सेकेंड है ना, तो इनका तो पूरा हो गया सब, ये तो नया सिलेबस पढ़ रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो सुन्ना डेट्स की है, सुन्ना डेट्स का क्या मतलब है ना, सुन्ना डेट्स सब डालते हैं ना, सुन्ना डेट्स फॉर दिस, ये सुन्ना डेट्स ही जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्या है वो जल्दी बताओ, व्हाट इज इट, देखो पढ़ो इसको, कुछ समझ में आ रहा है। 17, 19, 21 है ना, ये फुल मून की डेट्स हैं इसके बाद, और इसमें क्यों है, क्योंकि ये टाइम वो होता है जब पेरिफेरीज में आपकी जो डिजेनरेटेड सेल्स हैं वो आती हैं पेरिफेरी की तरफ, न्यू सेल्स नहीं होती हैं, अदर डेज में न्यू सेल्स होती हैं पेरिफेरी की तरफ। ठीक है, ये इतना समझो, क्योंकि जब आप अदर डेट्स में करोगे तो आपकी न्यू सेल्स बाहर आ जाती हैं आपके कप्स में, और हमें न्यू नहीं निकालनी, हमें डिजेनरेटेड डैमेज्ड, वो जो मरने वाली हैं 120 डेज करीब हो रही हैं, वो आती हैं सर्कुलेशन में पेरिफेरी की तरफ, तो वो निकलती हैं। ये इसका साइंटिफिक बेस है, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सुन्ना डेट्स का मतलब ये है, उसको भी साइंटिफिक है वो, उसके अलावा मत करिए। किसी को गठिया है आप कभी आ जाओ करवा लो, नहीं, क्योंकि वो इमरजेंसी में नहीं है, आप उसको कब बुलाइए, उन्हीं डेट्स में, कि नहीं आप 17, 19, 21 में ही आएंगे। कभी इमरजेंसी हो, और हमारे यहाँ इमरजेंसी नहीं होती। ठीक है ना, 6 महीने से लेके टहल रहा है, तो आज कौन सी इमरजेंसी आ गई भाई, तुम 5 दिन बाद आ जाना, और मत उसको सुनना डेट्स बताओ से, उसको बोलो इस दिन हमारा खाली है, ये आपको स्लॉट मिल रहा है, ऐसे बताइए कि इस दिन में सब में बुकिंग है, आपको ये स्लॉट मिल रहा है, तो उसको लगेगा कि नहीं यहाँ बहुत भीड़ रहती है, यहाँ बुकिंग लेनी अपॉइंटमेंट के बिना होता ही नहीं है, आप ऐसे बताओ।
भाई ये भी चीज़ें तो टैकल करनी है ना आपको। उसको बोलो अपॉइंटमेंट आपको इस दिन मिलेगा, बाकी दिन में बोलो कि आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। और चूंकि ये किस चीज़ के लिए है, वेट कपिंग हम नहीं करते, उसके लिए तदबीर को भेजते हैं। ठीक है, चलिए लीच थेरेपी हम करते नहीं हैं, जबकि इसमें लिखा है क्लियरली वल्वाइटिस वगैरह के लिए लीच थेरेपी बेनिफिशियल है। पेशेंट्स डरेंगे भी, हम खुद डरते हैं, हम तो लीच नहीं उठाते। ठीक है ना, लेकिन बहुत अच्छी है। वेरिकोज वेन्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है ना, सारी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को वेरिकोज वेन हो जाती है ना। कुछ तो बाद में जो सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत लेके आ जाती हैं, तो आप उनको पैर में लगाइए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि अगर लीच का सलाइवा ऐसा ऐसा है तो क्या ये प्रेगनेंसी में नुकसान करेगा। नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खून पतला करती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या बढ़ जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, खून थिक हो जाता है। तो अगर एक बार भी लीच लगा दी तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा, है ना, क्योंकि लीच खून को पतला करती है। उसके एंजाइम्स, थोड़े एंजाइम्स अंदर चले जाते हैं जो खून को पतला करते हैं। ठीक है, नींद आ रही है क्या किसी को? नहीं? चलिए ठीक। फर्स्ट आजकल वैसे अभी तो सिर्फ ब्लड निकालने के लिए मैंने आपको बताया शुरू में, ठीक है ना, शुरू में बताया। हाइपरटेंशन के लिए भी फर्स्ट है। ओके, चलिए हम इसको नहीं करते हैं फर्स्ट को, अगर हमें करवाना है तो हम भेजते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि ये अगेन माइनर ओटी का प्रोसीजर है। ब्लड लेटिंग प्रोसीजर्स आर माइनर ओटी प्रोसीजर्स, बस इतना समझ लो। ठीक है, तो ब्लड लेटिंग वाले कोई भी खुद से मत करिए। ये करते हैं ना हम लोग, ये तो पुराना है। सर्वाइकल इरोजन जो ठीक नहीं हो रहा है मॉडर्न में, अब आप अगर डूश करोगे तो ठीक हो जाएगा। मॉडर्न वेजाइनल टैबलेट से ठीक नहीं होता है, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। ठीक है ना, आप डूश करोगे ठीक होगा। ओके, तो ये अम्ले कई है। ठीक है, दिस इज कॉटराइजेशन। ईसीबी हो रहा है और क्रायो सर्जरी, आज क्रायो सर्जरी आ गई है। कॉटराइजेशन, क्रायोथेरेपी, ये दोनों न्यू वर्जन है और अम्ले कई अपने यहाँ पर है। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने अम्ले कई लिया हुआ है तो, लेकिन अम्ले कई का वर्जन जो है वो वही है, इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो किसी की नहीं होती ना, टेक्नोलॉजी तो सबकी है। टेक्नोलॉजी सबकी है, तो आप कॉटराइजेशन अम्ले कई करके आप कोई भी रिसर्च कर सकते हो कि अम्ले कई तदबीर का एक हिस्सा है। चलिए, रियाजत को हम छोड़ दे रहे हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं प्रोलैप्स के केस के लिए। ठीक है ना, हम बोलते ही हैं। एंड देन प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, यही एक है जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको मैं आगे चल रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट थे वो पिचकारी, आब्जन, हिजामा, हुक्ना, और इससे आप सारी डिजीज़ेस ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये भी हटा रहे हैं हम। इमीडिएट पोस्टनेटल पीरियड, मीनोपॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करती है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करती हैं। कहा जाता है ना कि एक्टिव रहें, जितनी भी मीनोपॉजल वुमेन है वो फिजिकली एक्टिव रहें। चलिए, हम्माम, मतलब ये फैशन की चीज़ है आजकल। हम्माम क्या है, जनरलाइज्ड इम्तला को दूर करती है। तो जनरलाइज्ड इम्तला किसको हो रहा है, एक आपके मीनोपॉज फीमेल को और एक पीसीओडी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीनोपॉज की जितनी फीमेल्स हैं उनको हम्माम बुखारी में भेज दीजिए। ठीक है ना, अपने यहाँ वो तो स्पा में जाती ही हैं सारी, जितनी भी वेल ऑफ है ऊपर क्लास की सब हम्माम में स्पा में जाती हैं मैक्सिमम। ठीक है, एक पीसीओडी की पेशेंट्स को हम्माम बुखारी करवाइए, क्योंकि उनको भी जनरलाइज रहता है ना इम्तला। सबके सब क्या होती है, ओवरवेट, ओबेस नहीं, ओवरवेट, आपको सब मिलेंगी पीसीओडी वाली। ठीक है, तो अब ये हम्माम आपके यहाँ का जब आप एडवाइस करोगे तो ये डेली चलेगा फिर अब आपका हम्माम, क्योंकि सुबह शाम आपको तो ये करना ही पड़ेगा ना। पेशेंट्स को करिए एडवाइस। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये तो सब जगह से जाएगा। पीसीओडी का पेशेंट पहले ओबेस है, पहले ओवरवेट है, तो वो मालिजात का भी है, तदबीर का भी है। ठीक है ना, बाद में वो पीसीओडी है, तो हर एक पेशेंट जा सकता है। मैं इसमें भोपाल का आपको दिखाऊंगी, हमारे यहाँ का हम्माम जो फंक्शनल हम्माम है। ये फंक्शनल है, आज भी बेगमों के ज़माने का है और आज भी फंक्शनल है। ये चलता है दिवाली से होली तक, इसके बाद बंद।
सिर्फ दिवाली से होली तक फंक्शन करता है ये, इसके बाद बंद हो जाता है ये। इसमें फीमेल्स का अलग टाइम है, सब जाती हैं, मेल्स का अलग टाइम है, सब जाते हैं इसमें, ठीक है ना। ये आज भी फंक्शनल है, ये देखिए पूरा लिखा है, लेडीज़ टाइम सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, उसके बाद मेल का टाइम है रात में, और खूब जाते हैं सब। हम विज़िट करवाते हैं, जो आता है उनको दिखाने ले जाते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया एक ही हम्माम है जो फंक्शनल है, कदीमी हम्माम फंक्शनल, ऑल ओवर इंडिया का। ये भी बीच में झगड़े में आ जाता है क्योंकि उनकी फैमिली में झगड़े होते हैं कि इसको बेच दो, क्योंकि प्राइम लोकेशन में एकदम, लेकिन फिर वो शुरू कर देते हैं। इकलौता है, इसको गवर्नमेंट भी वो नहीं दे रही है कि इसको प्रिजर्व करें, क्योंकि फैमिली का झगड़ा है, वो किसी एक फैमिली के पास है। ठीक, मसाज हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया। ओके, जब हम हिजामा करते हैं ना तो पहले मसाज करते हैं उस डर्माटोम की, फिर सिकाई करते हैं, उसके बाद कप लगाते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। उसी डर्माटोम की मालिश, सिकाई एंड देन कप, ठीक है। चलिए, नुतूल थेरेपी ये आपके यहाँ पे है, ठीक है ना। ये हम किस में देंगे? मेनोपॉजल, हमारी बात करेंगे हम, तो हमारी मेनोपॉजल पेशेंट्स को नुतूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो भी मेनोपॉज के बाद आ रही हैं, बाकी किसी को नहीं, ठीक है ना। परप्यूरल साइकोसिस है, बात अलग है। परप्यूरल साइकोसिस का केस बहुत कम आता है और वो आपका एलोपैथिक में जाता है, आप उसको भी ठीक कर सकते हो नुतूल से। चलिए, ये तकमीद अगेन हमारे पास पोटली भी आपको सिकाई करनी है, जैसे भी करो, पोटली से करो या वो जो आपका कुकर से लगी हुई स्टीम की पाइप होती है उससे करो, आप लोकल तकमीद जैसे भी करना चाहें आप सिकाई करिए, उसके बाद ही कप लगा दीजिए। ओके, वो हॉट वाटर बैग है उससे भी सिकाई कर सकते हैं, जो भी तरीका हो, जो इजी हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि आप अपनी क्लिनिक में क्या रख सकते हो और आपको कमाना भी है, तो जिस तरह से आप चाहें यूज़ करें ये चीज़ें। ये अगेन वो जो मैं कह रही थी पीसीओडी एंड मेनोपॉज वालों के लिए, और इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हमको। ये सिर्फ हम इंस्पेक्शन के लिए ना रखें, हमारे यहाँ भी है, हम इसको इस्तेमाल करें और फीमेल्स को एडवाइस करें। बस ये है कि वहाँ पर हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल्स पूरी एक्सपोज होती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, इसके बाद होती हैं ये सब चीज़ें। ये तो रख सकते हैं हम वो वाला। अगेन ये सब देखिए पूरी, अब जैसे मुझे पैर पे कप लगाने हैं तो मैं पहले सिकाई कर दूं, उसकी मालिश करूं, सिकाई करूं, कप लगाऊं। तो हमारे ज़्यादातर प्रोसीजर लिटा के ही होते हैं पेशेंट को, क्योंकि एब्डोमेन पे लगाना है, बैक पे लगाना है, थाइस पे लगाना है, पैर पे लगाना है, ये चारों एक साथ लगाते हैं। सिर्फ पीआईडी के केसेस होते हैं तो उनको एब्डोमेन एंड बैक, बाकी एमिनोरिया है या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की जितनी भी, इनको ये पूरे चारों जगह लगते हैं, फ्रंट एंड बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ लेग, फ्रंट एंड बैक, एब्डोमेन एंड बैक, ठीक है ना। चलिए, ये एरोमा थेरेपी थोड़ा सा दिखा रहे हैं, इसको इमरजेंसी के तौर पर, या आप जैसे डिप्रेशन में आजकल लोग बहुत जा रहे हैं, एंग्जाइटी में बहुत सारे लोग हैं, इस एज में भी बहुत मिल रहे हैं आजकल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, इनके लिए आप लखलखा रखिए, पढ़िए थोड़ा सा। अब आगे मैं एक स्लाइड दिखाऊंगी, सफरावी मिजाज के लिए कौन सी दवाएं हैं, सौदावी मिजाज के लिए कौन सी एरोमा है, बलगमी के लिए कौन सी एरोमा है, ये सब मिजाज वाइज एरोमा अवेलेबल है, और एरोमा डिफ्यूज़र अवेलेबल है आज की तारीख में। क्या हो गया? ये देखिए, ये मार्केट में अवेलेबल है एरोमा डिफ्यूज़र्स। इवन वो जो स्टीम वाला आता है ना, उसमें भी है, उसमें भी आप एरोमा डालिए और थोड़ी देर के लिए इनहेल करवा दीजिए, उसमें भी कर सकते हैं। ये एरोमा डिफ्यूज़र्स आजकल लोग अपने रूम्स में रख रहे हैं, डिप्रेशन वाले लोग, एंग्जाइटी वाले लोग, ये जो 60+ है ना, वो अपने रूम्स में रख रहे हैं। उनको डॉक्टर ने बताया कि आप इसकी खुशबू, इसका फ्रेशनर यूज़ करिए, रूम फ्रेशनर, आपको फ़ायदा होगा। तो वो पर्टिकुलर रूम फ्रेशनर ला रहे हैं अपने मिजाज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से। अब देखिए, कॉन्सेप्ट तो वही था ना, कॉन्सेप्ट वहाँ का है, लेकिन ये फैशन में आ गया। मैंने कश्मीर में लोगों के घरों में देखा है एरोमा डिफ्यूज़र, लोग यूज़ करते हैं एज ए रूटीन, आई डोंट नो, मैंने देखा लोगों के घर में। और यहाँ पर आपको हाई क्लास में मिलेगा, वो रात में एरोमा डिफ्यूज़र ऑन करके सोते हैं।
अब होता है ना, जैसे यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, एक खुशबू अब आई, उसमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ को उससे हेडेक होने लगा, कुछ को कोई दिक्कत नहीं। जिनको हेडेक होने लगा मतलब वो उस खुशबू के मिजाज से नहीं थे, ठीक है ना। जिनको अच्छी लग रही है मतलब वो उस खुशबू के मिजाज से थे, है ना ये चीज़। तो अब आप ऐसे ही समझ लो कि कुछ खुशबू किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को सिर दर्द होता है, तो दैट मीन्स वो खुशबू आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है ना। यही है एरोमा थेरेपी। ये है, देखिए ये क्या क्या करते हैं सब। काम्स अपसेट स्टमक, हील सून। अब इसमें आप सिर्फ ढूंढ लो कि कौन सा किसके लिए। इसके बाद आप ये जो दवाएं हैं ना, ये सब दवाएं हैं, इन दवा का मिजाज पढ़ लीजिए। यूकेलिप्टस, इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है और ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती है यूकेलिप्टस की खुशबू। ये क्या है, थाइम, बाबूना नाखूना, क्या है ये? बाबूना है ना ये, वे कह रहे बाबूना नाखूना। अब इसमें खुशबू देखिए, संतरे की खुशबू, सफरावी लोगों के लिए होती है संतरे की, है ना। ये आप देखते जाओ इसमें, तब आपको लगता है तो आप अपने उसमें ले आइए, परफ्यूम रखिए अपने बैग में जो आपको सूट करता है, कि जब मूड ख़राब है सूंघ लिया या स्प्रे कर दिया आसपास। कुछ लोग तो स्प्रे भी कर देते हैं ना। तो मिजाज के अकॉर्डिंग, अब इसमें क्या है ना, घर में अगर कोई डिप्रेशन में है उसका आप मिजाज देखो, उसकी और चीज़ें देखो, फिर इसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक फ्रेगरेंस सेलेक्ट करो और वो एरोमा या वो रूम फ्रेशनर ले आओ उसके रूम में डालो रोज़, सुबह शाम फॉर थेरेपी, ठीक है ना, थेरेपी पर्पस से। चलिए इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये तो अभी है, ये भी पुराना ही था। अभी आजकल सारे आईसीयूज़ में, कार्डियक यूनिट्स में वो म्यूज़िक डाल रहे हैं, सब जगह आपको मिलेगा अब, क्योंकि ये भी हीलिंग है। कुछ म्यूज़िक बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहीं पर है, किसी को रैप म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक अच्छा लग रहा होगा, किसी को स्लो म्यूज़िक अच्छा लगेगा, किसी को क्लासिकल अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब ये भी अगेन मिजाज के हिसाब से हुआ, ठीक। यहीं पर है, किसी को तेज़, बस में बहुत तेज़ गाने चल रहे हैं, किसी का सिर दर्द होने लगा, किसी को बढ़िया लग रहा है वो उसी के साथ गाने लगा। तो ये भी है, थेरेपी का ही पार्ट है, ठीक है ना। और ये ब्रेन और हार्ट के लिए होती है म्यूज़िक थेरेपी, ब्रेन एंड हार्ट। ये बीमारी को नहीं ठीक करती, ब्रेन एंड हार्ट के लिए म्यूज़िक थेरेपी। चलिए इसको हम, ये एक मोटा मोटा देख लीजिए इन्फ्लेमेशन के लिए, ये इसको देखते जाइए जल्दी। मुसक्किनात, मतलब ये जब आप दवा तजवीज़ करेंगे तो वो ये रिपीटिशन है बस, ठीक है ना। हाबिसात, एमिनोरिया के लिए ये मुकव्वियात, ये सबको देनी है। मुकव्वियात जिगर, मुकव्वियात मैदा एंड हाजिम, ठीक। अब ये इनके नाम जो हम दवाएं नॉर्मली लिखते हैं, सब मुरक्कबात हैं जो नॉर्मली हम लिखते हैं, ठीक है ना। तनकिय खिल्त, ऑल मुसफ़ियात, मुसफ़ियात, मुहल्लिलात, तनकिया, ठीक है। क्योंकि साथ में हम दवा भी देते हैं। देन हाबिसात, काबिजात, मुसक्किनात, मुदिर्रात, ये किताबों में लिखा है। हब्बे अज़रा की हैजान पैदा करती है यूट्रस की ब्लड वेसल्स के अंदर और वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ाती है, ये क्लियर लिखा हुआ। अब आप ये बताइए, दवाओं की ये भी उनको पता थी कि ये दवा कहाँ जाकर असर कर रही है और हम उसको भी नहीं अप्लाई कर पा रहे, ठीक है ना। कभी क्या होता है, मस्तूरीन वगैरह कोई काम नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि वहाँ की नर्व सप्लाई ही साइलेंट पड़ी है। तो पहले आप उसको एक्टिवेट तो करो। तो ये एक्टिवेशन का काम हिजामा भी करती है, यूट्रस को एक्टिवेट करती है कि काम करो, और कुछ नहीं करती, सिर्फ एक्टिवेट करती है, काम करो। चलिए ये अगेन, ये उसी के जो चल रहे हैं, हमने जो कागज लिस्ट दी थी वो हैं ये। लेकिन ये है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शुरू करिए और इसको पब्लिकली ज़्यादा मतलब अवेयर कीजिए लोगों को। हमने ट्यूबल ब्लॉक ठीक किए हैं इन्हीं से, और प्रेगनेंसी भी हुई है। और आज की तारीख में लड़कियों की जस्ट शादी होती है, इनफर्टिलिटी के लिए आती हैं, हम रूटीन में HSG करवाते हैं और उनका ट्यूबल ब्लॉक मिलता है। अब आप इमेजिन करो, अभी लाइफ शुरू हुई नहीं और ट्यूबल ब्लॉक मिलता है, एंडोमेट्रियोसिस मिल रहा है। ये 2 रीज़न मिल रहे हैं 2 लोगों के,
तो अब आप इसको कैसे ठीक करोगे? ठीक है ना, चैलेंजिंग तो है, एलोपैथिक में तो है ही नहीं। ट्यूबल प्लास्टी, ट्यूब को कैसे खोलोगे? तो ये इसके रिजल्ट मिलते हैं। 2 लंबा है लेकिन मिलता है। 3 साइकिल 6 साइकिल करते हैं हम, ठीक है ना भाई। आज की तारीख में ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल या सर्जिकल, ठीक है ना। मेडिकल में हार्मोन, आप ऐसे ही देखो, आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, हार्मोन देता है वो, है ना। ब्लीडिंग बंद करनी है तो हार्मोन, स्टार्ट करनी है तो हार्मोन, ठीक है। दोनों ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं और दोनों ही आगे मतलब लंबा नहीं दे सकते, फ़ायदा नहीं है। या फिर सर्जरी करते हैं। तो आप इन सब का ऑप्शन ये रहा आपके पास, ठीक है। ये जितनी भी आपके सब का ऑप्शन है। चॉकलेट से सिर्फ रिमूव करते हैं, लैप्रोस्कोपिक रिमूवल ही है, नहीं होता है, लेकिन आप ठीक कर सकते हो उसको। शर्त यह है कि आप उसको सही से करो। आपको समझना है उसकी बेसिक फिजियोलॉजी कि कैसे करना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसके बाद आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो, ठीक है।